अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर और हम चैप्टर 5 कर रहे हैं। और चैप्टर 5 पार्शियल फ्रैक्शन वाला चैप्टर है और जिसकी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 5.3। एक्सरसाइज हमारे पास 5.3 है और इस एक्सरसाइज की एग्जांपल नंबर 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आती रहती है, इसलिए मैंने सोचा कि ये एग्जांपल बच्चों के एसएमएस आ रहे थे, बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये वाला एग्जांपल हमें करवा दें। तो ये एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आती रहती है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है हमारे पास, वो कहता है सॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। जैसा कि हम पार्शियल फ्रैक्शन के मतलब पढ़े हैं, इसके केस हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमने जो पहली एक्सरसाइज डिस्कस की थी वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर थी और जो दूसरी एक्सरसाइज हमने की थी वो रिपीटेड लीनियर फैक्टर थी और जो तीसरी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 5.3 उसकी एग्जांपल, तो उसमें हमारे पास क्या है कि नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर और फिर क्वाड्रेटिक फैक्टर, फिर इसके साथ जो पीछे वाले दोनों केस हैं वो भी साथ यूज होंगे। यानी हमारे पास जो लीनियर फैक्टर है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, वो भी दोनों आ सकते हैं इसमें, और इसका अपना केस जो थर्ड है जो नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो भी इसमें क्या होगा, यूज होगा। अब इसमें जब भी हमें पहले क्वेश्चन दिया जाता है, सबसे पहले जो हम पहला पॉइंट होता है हम ये चेक करते हैं पहले पॉइंट पे हम क्या चेक करते हैं, सबसे पहले पॉइंट पे ये चेक करते हैं कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। क्योंकि अगर है वो इम्प्रॉपर तो सबसे पहले उसको प्रॉपर बनाएंगे, फिर उसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। अगर वो इम्प्रॉपर है पहले से तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर देंगे, फिर हमें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब इम्प्रॉपर है तो पहले उसको हमें प्रॉपर बनाना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा। आप देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम चेक करते हैं x की और x4 प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या था, मैं दोबारा रिपीट करा देता हूं। प्रॉपर ये था कि अगर नोमिनेटर में x की पावर लेस हो डिनोमिनेटर से तो वो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी जो डिवाइड ना हो सके। दूसरा है कि हमारे पास इम्प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर ये है कि अगर नोमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो, यानी दूसरे लफ्ज में आप कह सकते हैं डिवाइड हो सके। जब डिवाइड हो सके तो वो हमारे पास इम्प्रॉपर होती है। अब वो अगर x की पावर है इक्वल है, पावर है सेम है, तब वो इम्प्रॉपर है, डिवाइड हो सकती है, उसको प्रॉपर बनाएंगे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। अगर x की पावर जो है नोमिनेटर में लेस है और डिनोमिनेटर में ग्रेटर है, जैसे कि यहां देखिए x की पावर 4 ग्रेटर है और x की पावर 2 लेस है, तो ये प्रॉपर है, इसको ऊपर हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। अब हमारे पास क्या है, जिसमें इसको सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास है 4x² 8x डिवाइडेड बाय x4 2x² प्लस 9। अब हमने ये चेक कर लिया कि ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर है। ये पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया, ये प्रॉपर है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप क्या होता है, अब हम चेक करेंगे ये जो डिनोमिनेटर में टर्म ठहरी हुई है, वही है ये डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर में टर्म ठहरी हुई है, वो जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो हमारे पास किस केस से बिलोंग करती है। वो जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो आपके पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर केस को बिलोंग कर रही है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर केस को बिलोंग कर रही है, नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर केस को बिलोंग कर रही है, या रिपीटेड क्वाड्रेटिक केस को बिलोंग कर रही है। ये हमने चेक करना होता है। अब यहां पे देखें, जो इस पूरे चैप्टर में हमने 4 केस पढ़े हैं, तो ये जो x की पावर 4 है ये उन चारों केसों को, उन 4 केस को किसी भी एक केस से बिलोंग नहीं कर रही, किसी भी केस से ये रिलेटेड नहीं है। अब हम ऐसा करते हैं, ये जो x की पावर 4 है, ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है, इसको हम कोशिश करते हैं, रिड्यूस करते हैं कि वो या लीनियर फैक्टर में चली जाए या क्वाड्रेटिक फैक्टर में चली जाए। क्योंकि हमारे जो पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर जो केस अप्लाई होने हैं वो ये 2 केस हैं, लीनियर और क्वाड्रेटिक। और फिर उसके टाइप्स हैं कि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, रिपीटेड लीनियर फैक्टर, फिर नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब ये जो हमारे पास है ये केस को किसी से भी रिलेटेड नहीं है। अब हम ऐसा करते हैं, इसके फैक्टर बनाते हैं, वो फैक्टर बना के फिर यहाँ आके हम पुट करेंगे। अब फैक्टर देखिए, मल्टीप्लाई करें 9 है, ऐड करें तो 2 है, तो ये फैक्टर नहीं बनते, बिल्कुल इस तरह के फैक्टर नहीं बनते। जब ये फैक्टर नहीं बनते, अब हम क्या करेंगे, आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाले से इसके फैक्टर बनाएंगे।
कैसे? जैसे कि ये लिखा हुआ है x4, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे x2 का स्क्वायर, और दोनों x का नहीं बनाना, फिर इसके साथ 9 लिखा हुआ है तो आप इसको लिख दें +3 का स्क्वायर। फार्मूला बनाने के लिए +2 into फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट, ये हमारे पास आ गया। ये पहले टर्म का स्क्वायर, लास्ट टर्म का स्क्वायर, फार्मूले वाला 2ab, 2a फर्स्ट एलिमेंट, b सेकंड एलिमेंट। अब 2 3 are 6, ये जो हमने 6 लिखा है प्लस का 6 स्क्वायर, ये हमने अपनी मर्जी से लिखा है फार्मूला बनाने के लिए, और जो चीज हम अपनी मर्जी से ऐड करते हैं फिर वही चीज हमें सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ती है। यानी 2 3 are ये 6 स्क्वायर जो है, जो हमने यहाँ ऐड किया है ताकि कंप्लीटेड स्क्वायर बन जाए, तो वही हम मैथ्स में लिखेंगे। क्यों दोबारा जो इसको कट करें तो यही चीज आनी चाहिए जो ऑलरेडी ठहरी हुई है, लेकिन यहाँ +2x स्क्वायर जो ठहरा हुआ है तो आगे हम वो लिख देंगे +2x स्क्वायर, या लिख देंगे +2x स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहां तक पहुंचने के बाद अब देखिए, अब ये बन गया यहां से लेकर इस हिस्से तक, यहां से लेकर इस हिस्से तक ये फार्मूला बन गया, यहां से लेकर इस हिस्से तक ये फार्मूला बन गया, और ये जो टर्में थी ये दो और ये टर्म, ये हमने ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, और ये 2 वो लिखा है जो ऑलरेडी पहले फैक्टर में ठहरा हुआ था। अब यहां से लेकर यहां तक ये कंप्लीट स्क्वायर है x स्क्वायर + 3 इस होल का स्क्वायर, -6x स्क्वायर में से +2x स्क्वायर चला जाएगा तो बाकी बचेगा -4x स्क्वायर, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। और इसी चीज को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, ये जो 4x स्क्वायर है इसको आप लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, ये आपके पास बन गया। अब ये बना हुआ है a का स्क्वायर, यानी यूं समझने कि ये सारे टर्म जो है ये a स्क्वायर है माइनस, और ये सारे टर्म b स्क्वायर है, इसका फार्मूला होता है a + b और a - b, ये हमारे पास फार्मूला होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर। जब इसको लिखेंगे इसी फॉर्म में, अब यूं समझ लें कि ये सारे टर्म जो है ये सारे टर्म a है और ये सारे टर्म b है, ये दरमियान में माइनस है, तो एक मरतबा प्लस में लिखेंगे, एक मरतबा माइनस में लिखेंगे। जब इसको प्लस में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर + 3 + 2x, x स्क्वायर + 3 - 2x। एक मरतबा हमने इसी चीज को प्लस में लिखा है और एक मरतबा इसी टर्म को हमने माइनस में लिखा है। अब इसको रीअरेंज कर देते हैं, x वाले पहले लिख लेते हैं, x स्क्वायर + 2x + 3 x स्क्वायर - 2x + 3, ये डीएस में हमारे पास बन गया x स्क्वायर + 2x + 3 x स्क्वायर - 2x + 3। अब यही करने ये जो फैक्टर हमें मिले हैं ये इधर इसकी जगह आके लिखेंगे, और ये हमारे पास देखिए हम अब हमने जो 4th पावर में टर्म ठहरी हुई थी उससे हम क्वाड्रेटिक में आ गए, और नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, और इन्हीं को फिर यहां पे लिखेंगे हम। जब यहां लिखेंगे तो हमारे पास इसकी जगह पे ये सारा आ गया है, तो आप लिख सकते हैं 4x स्क्वायर 8x डिवाइडेड बाय में लिखिए ये चीज x स्क्वायर 2x + 3 x स्क्वायर 2x - 2x + 3, ये डीएफ हमारे पास आ गया है कि 4x स्क्वायर + 8x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर + 3x स्क्वायर - 2x + 3, ये टर्म हमारे पास बन गई है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ऐसा करते हैं यहां पे, अब इसके ऊपर यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि अब हमारे पास जो है ये केस बन चुका है और ये दोनों क्या है नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो इसलिए आप इसके ऊपर हम क्या करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। जब इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर + 8x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर 2x + 3 x स्क्वायर
माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल। अब क्वाड्रेटिक में क्या होता है, क्वाड्रेटिक केस के अंदर होता है कि क्वाड्रेटिक का मतलब होता है टू कांस्टेंट यूज होना। इसलिए अब इसके ऊपर जब क्वाड्रेटिक अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक केस में यह आ जाएगा ax प्लस b डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। लीनियर में हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं और जब क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा तो हम दो कांस्टेंट यूज करेंगे, एक कांस्टेंट वेरिएबल के साथ होगा और एक कांस्टेंट अकेला होगा। अब जब नेक्स्ट अगला फैक्टर पे बनाएंगे तो इन दो कांस्टेंट से आगे जाएंगे, यानी पहले a b है तो अब आगे c और d पे जाएंगे, क्योंकि a b ऑलरेडी पहले यूज हो चुका है। अब लेंगे प्लस, अब आगे जब इस पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा cx प्लस d डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। इससे हम इक्वेशन 1 कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगी। क्लियर हो गया यहां तक बात। अब जब ये चीज हम बना लेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर लेंगे, अब हमारा जो अगला स्टेप होता है, ये जो बाई वाली टर्म होती है, ये जो बट्टे वाली टर्म होती है, बाई वाली टर्म होती है, इसको हमने खत्म करना होता है, कैंसिल करना होता है। तो अब पूरी इक्वेशन को इसी बाई वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी टर्म के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे हम बोथ साइड, इसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा मल्टीप्लाइंग x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इनटू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स, यानी यही दो टर्में जो यहां बाई में ठहरी हुई हैं, इन्हीं के साथ पूरी इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए ये दोनों जब इससे मल्टीप्लाई होंगे इस टर्म से, तो ये दोनों क्या समझ जाएंगे आपस में, तो हमारे पास जैसा आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल, ये टर्म और ये टर्म काट जाएंगी, ये टर्म बचेगी, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ax प्लस b इनटू ये वाली आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास है cx प्लस d इनटू, अब ये टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये और ये आपस में माइनस वाली काट हो जाएंगी, तो हमारे पास ये वाली प्लस वाली टर्म बच जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस टाइम इक्वेशन 2 कहते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन 2 है। अब देखिए यहां तक पहुंचने के बाद जब ये सब कर लेंगे, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट में ये है कि अब यहां पे देखिए ना, ये जो इक्वेशन हमें मिली है, ये वाली इक्वेशन, अब ये देखिए इसमें जो फिर हम क्या करते हैं, इसके नीचे वाले फैक्टर को 0 के ऊपर पुट करते हैं, लेकिन यहां क्वाड्रेटिक फैक्टर है, क्वाड्रेटिक फैक्टर को या स्क्वायर में हो तो उसको 0 के ऊपर पुट नहीं कर सकते। हम करेंगे इक्वेटिंग की कोएफिशिएंट। इक्वेटिंग की कोएफिशिएंट करने के लिए पहले हमें इस पूरी इक्वेशन को सिंपलीफाई करना पड़ेगा। पहले इस पूरी इक्वेशन को सिंपलीफाई करेंगे, फिर इक्वेटिंग की कोएफिशिएंट करेंगे। अब इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करें तो ये हमारे पास वैसे आ गया 4x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू, अब x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a को वैसे रहने दें इनटू, जब ये x बाहर वाला इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, यानी पहले ये पूरी टर्म ये मल्टीप्लाई होगी, फिर b को उठाएंगे ये इससे मल्टीप्लाई होगी। अब जब x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा x3, फिर ये x माइनस 2x से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2x स्क्वायर, फिर ये x 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x, फिर b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस b इनटू x स्क्वायर 2x प्लस 3, ये कर लेंगे। फिर उसके बाद ये cx को उठाएंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस d को उठा के इससे मल्टीप्लाई करेंगे।
जब Cx को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जिसमें हमारे पास आएगा Cn2। अब x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x3, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर और x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x। फिर जब d से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा dn2, हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस 3। ये ds हमारे पास आ गया। ये चीज हमारे पास ये टर्म आ गई है कि 4x स्क्वायर प्लस 8x a into x3 minus 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस b into x स्क्वायर minus 2 प्लस 3 c into ये टर्म। अब देखिए इसमें हमने किया क्या है, इसको वैसे में a को इससे हमने मल्टीप्लाई किया। a वैसे अब है x को जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे x3, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x। फिर b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे b into x स्क्वायर minus 2x प्लस 3। उसके बाद इसकी बारी है इस टर्म की। अब cx वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, c वैसे है x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे x3, फिर x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, फिर x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x। फिर ये पूरा d जो है जब इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा इस टर्म से तो ये आ जाएगा d into x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये टर्म हमारे पास आ जाएगी। अब यहां पर पहुंचने के बाद अब हम ऐसा करते हैं, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट करते हैं। अब हम इनको करते हैं इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। अब ये हम नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। जब इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हम लिखते हैं इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। अब इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट हायर पावर इसमें इस पूरी इक्वेशन में हायर टर्म क्या x3 है, ये x3 x स्क्वायर x x3 भी है, x स्क्वायर भी है, x भी है और कांस्टेंट भी है, तो लिखें एंड कांस्टेंट इनको आप कंपैरिजन करेंगे इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट x3 x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट। अब देखेंगे इसमें सबसे पहले हम लेते हैं फॉर x3 के कोएफिशिएंट ले रहे हैं फॉर x3। जब x3 लेंगे, अब x3 का देखें कोएफिशिएंट, x3 का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या होगा, इस पूरे हिस्से में 4x के रेडियस में x3 नहीं है। जब यहां x3 नहीं है तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल, यानी x3 का हमने कोएफिशिएंट लेना है। देखिए इस हिस्से में कहीं भी x3 नहीं ठहरा हुआ, ठीक है ना, इससे लेफ्ट हैंड हिस्से में x3 नहीं ठहरा हुआ तो इसलिए यहां पे 0 आ जाएगा। अब राइट हिस्से में है x3 का कोएफिशिएंट 1 है, 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास a आ जाएगा। और इसी तरह फिर इधर b वाले हिस्से में x3 है, c वाले पोर्शन में देखिए ये x3 ठहरा हुआ है और x3 का कोएफिशिएंट 1 है, 1 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास c आ जाएगा। और कहीं भी नहीं है तो आप इसे इक्वेशन ऐसे 1 इस तरह कहते हैं, ये इसे हम इक्वेशन 1 कहते हैं, ये ऐसे इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब हम आते हैं इसके बाद x स्क्वायर, पहले हमने x3 लिया, अब x स्क्वायर लेते हैं। तो x स्क्वायर लेंगे फॉर x स्क्वायर, अब x स्क्वायर लेते हैं। अब देखिए x स्क्वायर के कोएफिशिएंट क्या होंगे हमारे पास। अब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पे लेफ्ट हैंड हिस्से में, इस लेफ्ट हैंड हिस्से में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 4 है, इसलिए इस हिस्से में आ जाएगा 4 इज इक्वल, और यहां पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -2 है, -2 को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2a, ये हमारे पास आ जाएगा। यहां से x का कोएफिशिएंट 1 है, 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा b आ जाएगा। x का कोएफिशिएंट 2 है, 2 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2c आ जाएगा। और फिर x का कोएफिशिएंट d है तो यहां पे क्या आ जाएगा d आ जाएगा। तो इससे हम ये स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगा।
जाएगी। यानी ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई है और एक हमारे पास क्या बन गई है, सेकंड इक्वेशन बन गई है। अब हम आते हैं x के कोएफिशिएंट लेते हैं। जब x के कोएफिशिएंट लेंगे फॉर x, जब x के कोएफिशिएंट लेंगे तो तब हमारे पास क्या आएगा, अब लेफ्ट हैंड हिस्से में x का कोएफिशिएंट 8 है, इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा 8 इज इक्वल टू, और फिर यहां पे देखिए x का कोएफिशिएंट 3a के साथ है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। दूसरे हिस्से में आ जाए b वाले टर्म में x का कोएफिशिएंट -2 है और -2 जब b से मल्टीप्लाई होगा x का कोएफिशिएंट हम ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं x का कोएफिशिएंट ले रहे हैं। तो यहां पे x का कोएफिशिएंट -2 है तो ये b के साथ आएगा माइनस का 2b हो जाएगा। और इसी तरह यहां पे x का कोएफिशिएंट 3 है, 3 जब c के साथ आएगा तो ये हमारे पास 3c हो जाएगा, ये 3c हो जाएगा। फिर यहां पे x का कोएफिशिएंट 2 है तो ये हमारे पास 2d हो जाएगा। इससे हम इक्वेशन थर्ड कर देंगे, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन गई। ठीक है, हमने क्या किया, x के कोएफिशिएंट लिया, x के कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में x 8, x का कोएफिशिएंट 8 है तो इसलिए इधर 8 आ गया। अब इज इक्वल टू यहां पे x का कोएफिशिएंट 3 है तो ये 3a आ गया, और दूसरे हिस्से में देखिए x का कोएफिशिएंट -2b आ गया, और यहां पे x का कोएफिशिएंट 3 है 3c तो हमारे पास 3c आ गया। यहां पे x का कोएफिशिएंट 2d तो हमारे पास 2d आ गया। अब हम आते हैं फॉर कांस्टेंट, अब यूज करते हैं फॉर कांस्टेंट। फॉर कांस्टेंट जब हम कांस्टेंट लेंगे, अब कांस्टेंट के कोएफिशिएंट, कांस्टेंट इधर है इस हिस्से में, इस जगह पे, इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और इधर भी कांस्टेंट नहीं है, यहां 3b तो इधर से हमारे पास आ जाएगा 3, ये हमारे पास आ जाएगा, और इधर से कांस्टेंट नहीं है, फिर यहां से 3d आ जाएगा तो यहां से आ जाएगा 3d, इससे आप इक्वेशन 4 कहते हैं। हमने क्या लिया, फॉर कांस्टेंट लिया, कांस्टेंट लेफ्ट हैंड हिस्से में नहीं था 0 आ गया, और इस इधर भी नहीं था कांस्टेंट, यहां पे 3b आ गया, और यहां भी नहीं था कांस्टेंट सी वाले पोर्शन में, सी वाले पार्ट में, और दूसरे d वाले हिस्से में जो है ना 3 था कांस्टेंट तो 3d आ गया। यस फ्रेंड्स, ओके, तो ये हमारे पास क्या बनी है, ये इक्वेशन बनी, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। अब इन्हीं इक्वेशनों को आपस में हम देखते हैं कि प्लस माइनस करें कि हमें कोई ना कोई वैल्यू मिल जाए। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, यानी इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर देते हैं, फिर देखते हैं वैल्यूज के निकाल के चेक करते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड कर रहे हैं, जब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, अब देखिए इसमें 1 और 2 को अगर ऐड करते हैं तो यहां हमारे पास -2 है, बल्कि उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके फिर इसको 1 और 2 को ऐड करते हैं। क्यों, वो इस तरह ये होगा कि 2a से कैंसिल हो जाएगा, ताकि 2a से कैंसिल हो जाएगा, बाकी b c और d वाली टर्म आ जाएगी। अब हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 जो है, इक्वेशन 1 इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 2 में ऐड कर देते हैं, यानी इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर इक्वेशन 2 में ऐड कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 में ऐड कर देते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो अब हमारे पास जो फर्स्ट है वो क्या बनेगा, ये बनेगा 0 2a और 2c, इसके साथ लिख लें, क्योंकि हम ऐसा करते हैं इसके साथ लिख लेते हैं, या पहले आप बेशक ये वाली टर्म लिख लें, पहले आप ये दूसरी इक्वेशन लिख लें, 4 इज इक्वल टू -2a प्लस b प्लस 2c और प्लस d। अब इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 0 इज इक्वल टू 2a और 2c, इस तरह लिख लें 2c। अब इनको हम ऐड कर रहे हैं,
जब इनको ऐड करेंगे 4 का 4 वैसे आ गया, ये दोनों कट हो गए, तो यहां से हमारे पास d आ गया और यहां से हमारे पास 4c आ गया और यहां से हमारे पास d आ गया, यहां से हमारे पास क्या आ गया, d आ गया, ये हमारे पास आ गया। अब इसको यहाँ पे ना हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 के बाद 4 के बाद इसको इक्वेशन 5 ले लेते हैं, इसको यहाँ रख लेते हैं। अब अगर इसी b और c और d वाली इक्वेशन को इसके साथ ये जो 3b है, 3b 3d, इसी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके, इक्वेशन 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके और इन दोनों को आपस में माइनस कर दें तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। स्टूडेंट्स हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे? अब मैं को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं इसको डियर स्टूडेंट्स तो सिंपलीफाई करता हूं यहां पे। अब हमने क्या करना है, अब मैं इसको डियर स्टूडेंट्स सॉल्व कर रहा हूं। अब ऐसा करते हैं, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं इक्वेशन 5 को, और फिर मैं इसको माइनस करता हूं इक्वेशन 4 में, इक्वेशन 4 इसमें से माइनस कर देता हूं। आप देखिए सिंपलीफाई करते हैं, क्वेश्चन 3 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो ये क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा 3b और यहां से आ जाएगा 12c और यहां से आ जाएगा हमारे पास 3d, ये हमारे पास आ गया। हमने इक्वेशन 5 जो निकाली थी, इक्वेशन 5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 3 12 आ गया, 3b 12c और 3d, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। आप इसको माइनस कर रहे हैं इक्वेशन 4 में से, इक्वेशन 4 को माइनस करें तो हमारे पास है 0 इज इक्वल टू 3b और प्लस 3d। जब माइनस करेंगे तो ये साइन क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, चेंज हो जाएंगे। जब ये साइन चेंज हो जाएंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास यहां से आ गया 12 इज इक्वल टू यहां से आ गया 12c, ये दोनों कट गए, तो ये चीज हमारे पास हो जाएगी। अब इनको जब इस तरह सिंपलीफाई करते हैं, 12 पे डिवाइड करें ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास 12 इज इक्वल टू 12c ऑन बोथ साइड 12 पे डिस्टेंस डिवाइड करेंगे तो c की वैल्यू डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गई है, 1 आ गई, c की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब हम ऐसा करते हैं, ये जो c की वैल्यू 1 है हमारे पास, ये जो c की वैल्यू 1 है हमारे पास, इसको हम सिंपलीफाई करते हैं। आप देखिए, अब यही c की वैल्यू हम पुट करते हैं क्वेश्चन 1 में, हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। ये जो c की वैल्यू हमने निकाली है, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ये जो c की वैल्यू हमने निकाली हुई है, इसको जब हम पुट करेंगे इन 1 में, अब 1 में क्या है, हमारे पास है 0 इज इक्वल टू a प्लस c, a की जगह पे a, c की जगह पे c की वैल्यू पुट करेंगे 1, 0 इज इक्वल टू a प्लस 1 और 1 किधर ले आएंगे, a इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये हमारा कार्डियन किसकी वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू आ गई है। अब c की वैल्यू भी निकाल लिया हमने, a की वैल्यू भी निकाल ली है। उसके बाद हम आते हैं इन दो इक्वेशन पर, मजीद इनको सिंपलीफाई करते हैं। अब हम ऐसा करते हैं 2 और 4 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 4 को, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 2 और 4 को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास 3b 3d है, इधर 3b 3d से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 3b 3d से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 2 और 3b 3b से कट जाएगा, 3b 3d से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3b 3b से कट गया, 3d 3d से कट गया, बाकी बच जाएगा a और c।
ए और सी वैसे भी हमने छोड़ दे क्योंकि वैसे हमने ए और सी की वैल्यू निकाली हुई है। अब ऐसा करें ए और सी की वैल्यू इसी में पुट कर देते हैं, क्वेश्चन 3 में पुट कर देते हैं। जब ए और सी की वैल्यू पुट कर देते हैं बी डी बन जाएगा, इधर से बी डी हम आराम से वैल्यू निकाल लेंगे। अब पुट करें, अब इसी क्वेश्चन में हम वैल्यू पुट कर देते हैं किसकी, ए और सी की। ए और सी की जो वैल्यू निकाली हुई है इक्वेशन हम थर्ड में पुट करें। जब थर्ड में पुट करोगे तो हमारे पास क्या है, 8 इज इक्वल टू 3a, a की वैल्यू -1 है, हमारे पास क्या आ जाएगा -3, -2b वैसे रह जाएगा, -2b, 3c, c की वैल्यू 1 है, +3 आ जाएगा, और 2d ये वैसे आ जाएगा 2d, ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -3 +3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 8 इज इक्वल टू -2b और +2d, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। अब हम ऐसा करते हैं 2 पे डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन। 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4 इज इक्वल टू -b +d और इसका भी इक्वेशन 6 कह देते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन 6 आ गई है। अब हम ऐसा करते हैं, ये जो इक्वेशन 6 हमारे पास बनी है, ये इक्वेशन और इक्वेशन 4 को आपस में इस्तेमाल करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि b से कट जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी। जब d की वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू किसी इक्वेशन में दोबारा पुट कर देंगे, b की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, इसी इक्वेशन को हम सिंपलीफाई करते हैं आगे। अब हमारे पास आ गई है यहाँ पे इक्वेशन 6 जो है, इक्वेशन 6 इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इक्वेशन 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इक्वेशन 4 में से माइनस करते हैं, इक्वेशन 4 को फिर इसमें से माइनस कर देते हैं। अब 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 इज इक्वल टू -3b +3d और इधर से इक्वेशन 4 0 इज इक्वल टू 3b और +3d, इन दोनों का हम ऐड कर रहे हैं। जब ऐड करेंगे तो ये आपस में काट हो जाएंगे, तो हमारे पास आ गया 12 इज इक्वल टू 6b और जब 6 पे डिवाइड करेंगे d की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये डियर हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, d की वैल्यू आ गई है, ये हमारे पास आ गई है d की वैल्यू। ठीक हो गया। अब हमने c की वैल्यू निकाली हुई है, a की निकाली हुई है और d की हमें मिल गई है वैल्यू। अब ये लिखते हैं यहाँ पे ताकि हमारे लिए आसानी हो जाएगी बाद में। अब a की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली है, -1 और b की वैल्यू c की वैल्यू कितनी निकली है, +1 और d की वैल्यू कितना निकली है, 2, d की वैल्यू निकली है 2। अब रह गई b की वैल्यू, कि हमारे पास a की आ गई है, c की आ गई है, d की आ गई है, b की रहती है। अब यही वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पुट कर देते हैं हम, यहाँ पुट कर देते हैं इक्वेशन 4 में। इक्वेशन 4 में हम d की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें b की मिल जाएगी। इक्वेशन 4 में पुट करें, ये d की वैल्यू इक्वेशन 4 में हम पुट करते हैं, इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू 3b और +3d, d की वैल्यू 2 है तो हमारे पास आ जाएगा 3b इज इक्वल टू -6 और b इज इक्वल टू -2, ये b की वैल्यू आ गई है और b हमारे पास कितना निकला है, -2। अब ये सारी वैल्यू आ गई है, अब ये सारी वैल्यू इधर आके पुट करते हैं। जब यहाँ ये सारी वैल्यू पुट करेंगे, अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास, अब ये सारी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें, हमारे पास क्या है, हमारे पास है 4x²
प्लस 8x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, अब जैसे a की जगह आप a की वैल्यू पुट करें, -1 है तो क्या आ जाएगा -x, b की जगह b की वैल्यू पुट करें -2 और डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, c की जगह c की वैल्यू पुट करें 1 है, x, d की जगह d की वैल्यू 2 और डिवाइडिंग बाई x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, और ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया है आंसर। तो ये था कि हमारे पास क्या आ गया कि ये हमने सॉल्यूशन निकाला है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स के एक एग्जांपल थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसको हमने सॉल्व किया 4x प्लस 8 x4 प्लस 2 प्लस 9 को, इसको सॉल्व करते हुए हमने ये सारा का सारा इसका आंसर निकाला। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।